अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं रीट मेन एग्ज़ाम का सॉल्यूशन। यानी जो बच्चे उर्दू से जिन्होंने क्या है तैयारी कर रहे हैं उर्दू से रीट लेवल सेकंड की लेवल 2 की, और उसमें भी हम उसका एग्ज़ाम है जो रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, हम उसका क्या लेकर आए हैं बच्चों, आज सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ हम आपको कराने जा रहे हैं इस क्लास में सॉल्यूशन विद सिलेबस। क्या बच्चों? सॉल्यूशन विद सिलेबस, यानी उर्दू रीट मेंस का जो आपको सिलेबस है उसके बारे में भी हम इस क्लास में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुफीद है, क्योंकि अब जो जिन बच्चों की रीट क्या है, रीट प्री हो गई है, जाहिर सी बात है वो बच्चे किसकी तैयारी करेंगे, अब रीट मेन की तैयारी करेंगे। और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए रीट मेन का पेपर किस तरह का होता है और रीट मेन में क्वेश्चन किस तरह आते हैं और टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पता है कि जैसा कि 150 नंबर का आपका 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का आपका क्या होगा बच्चों, पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसमें से 70 क्वेश्चन क्या है आपके उर्दू के जो सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो उन 70 क्वेश्चनों की 70 सवालों की हम क्या करेंगे, आज इस क्लास में चर्चा करेंगे, उनका जवाब निकालेंगे या सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों पहली क्लास से। तो शुरू करते हैं। देखो इससे पहले क्या थे, कुछ क्वेश्चन वो जीके के थे, जैसा कि मुझे आपको बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं बच्चों, 150 होते हैं। और उसमें अंदर क्या है, कुछ उर्दू के आपको जो 70 क्वेश्चन है वो 70 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, हमारे सवाल स्टार्ट होते हैं 66 नंबर से। तो मैं ये तो क्वेश्चन नंबर नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट मैं कहता चलूँ नेक्स्ट सवाल, उस हिसाब से आप देखते रहे। तो पहला ही सवाल है, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, किस सिनत का शेर है। यानी आपको इस शेर में क्या बतानी है बच्चों, सिनत बतानी है। तो दोस्तों क्या बताना है इसमें, सिनत बतानी है। सिनत आपको पता है जैसा कि आपकी लफ नशर, तजाउल आरफाना, तलमी, तजाद, ठीक है, और मुबालगा, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, सिनत हैं। तशबीह है, इस्तिआरा है, ये सारी क्या है, सिनत हैं। तो इनमें से आपको बताना है, इसमें सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, इसमें कौन सी सिनत है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो लफ़ व नशर है ये क्या है, यानी आपको किसी चीज़ को बिखेरना उसके बाद लपेटना, ठीक है। और तजाउल आरफाना यानी जानबूझकर किसी शेर में क्या है, अनजान बनना। और तलमी किसे कहते हैं बच्चों, तलमी का मतलब है कि कोई भी शेर जिसमें क्या है दीनी बात, या फिर क्या है जो बुजुर्गान दीन, या क्या है जो कहते हैं ना दीनी एतबार से जो ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें तलमी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं एक शेर की बात करता हूँ, तलमी में आप मिसाल की बात करता हूँ कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दर्द की दवा करे कोई। क्या है, जैसे एक शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दर्द की दवा करे। यानी इस शेर को समझने के लिए आपको हज़रत जो क्या है मरियम अलैहिस्सलाम का जो क्या था, लड़का था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बारे में आपको क्या है पूरे वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये शेर या सिनत आपके समझ में आएगी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है तजाद। अब तजाद के मायने क्या है, तजाद के मायने मुतजाद, यानी वो शेर जिसमें क्या है दो मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। अब आप समझो, देखो जैसे इसमें हम पढ़ते हैं शेर को, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। पहले शेर में सुबह होती है और ये इसमें दूसरा लफ्ज़ क्या है, शाम। तो सुबह और शाम क्या है बच्चों, तो दोस्तों सुबह और शाम है आपका मुतजाद अल्फाज, सुबह का मुतजाद क्या हो गया, शाम। तो जाहिर सी बात है इसमें जो सिनत आएगी वो कौन सी होगी बच्चों, तजाद। वो कौन सी होगी दोस्तों, तजाद। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है प्रेमचंद, एक मिनट आगे कर देता हूँ मैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, प्रेमचंद का चौथा नावल कौन सा था और कब शाये हुआ। अब इसमें आप ये समझने की बात है कि आपको प्रेमचंद के जो नावल है उनको याद करना पड़ेगा, और याद भी किस तरह करना पड़ेगा बच्चों, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब बच्चों वो जलवाए इसार, और ये कब शाये हुआ था, यानी कब छपा था, 1912 में, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 68। वैसे नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, इसमें 68वां है। आमतौर से इसके पहले दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं, यानी ये उस सिन्फ का नाम बताना है जिसके क्या है पहले दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है, हम काफिया होता है, ठीक है। और चौथा मिसरा ज़्यादा बलीग और मायने खेज होता है, यानी चौथा मिसरा उसका और भी ज़्यादा क्या होता है, मायने खेज होता है। ये किस सिन्फ सुकन के लिए कहा गया है, यानी कौन सी सिन्फ सुकन है जिसका पहला दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है, हम काफिया होता है। अब दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी रुबाई है
ठीक है। रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है? हम कहाँ पे होता है, और चौथा मिसरा जो मायने खेज होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सिनफ़ रुबाई। क्या हो जाएगा? सिनफ़ रुबाई। अब नज़म का आपको पता है, नज़म के मायने मोती में, लड़ी में मोती पिरोना, या फिर क्या है, मरबूत है कलाम, यानी जिसका ताल्लुक़ एक ही उससे हो। उसके बाद गज़ल, गज़ल का भी आपको पता है, गज़ल के मायने क्या है? औरतों की बातें करना है, हुस्न इश्क की बातें करना, या फिर उस शायरी को, इसके हर शेर का मफ़हूम व मतलब क्या होता है बच्चों? अलग होता है। और इसके लफ्ज़ी मायने भी याद रखना आप, ये भी पूछे जाते हैं कि नज़म का लफ्ज़ी मायना क्या है? औरतों से बातें करना। और गज़ल के लफ्ज़ी मायने क्या है? हुस्न इश्क की बातें करना, ठीक है। नज़म के मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना, ठीक है। उसके बाद गज़ल के हम बात करें, ये किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? ये भी आप याद रखें। जो नज़म और गज़ल है ये किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? ये भी आप याद रखें, अरबी ज़बान के। किसके हैं बच्चों? दोस्तों अरबी ज़बान के। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसमें से आपको सवाल पूछा है ज़मीर, ज़मीर में से भी आपको क्या पूछा है? वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं ज़मीर। क्या कहते हैं बच्चों? इनमें से एक एक के बारे में हम जानकारी ले लेंगे कि ज़मीर तनकीर क्या किसे कहते हैं? ज़मीर तनकीर कहते हैं जो गैर मुअय्यन हो, ठीक है, ज़मीर तनकीर। ज़मीर इशारी जो इशारा करे, जैसे ये और वह, ठीक है, जो इशारे के लिए इस्तेमाल हो वह अल्फाज, वो ज़मीर क्या कहता है? इशारा। ज़मीर मौसूला जो संबंध बताए, जैसे जो, सो, जिसे, उसका, उसे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ज़मीर मौसूला। उसके बाद बच्चों ज़मीर इस्तिफ़हामिया। ज़मीर इस्तिफ़हामिया क्या होता है? जो सवाल पूछने के लिए ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामिया। जैसे कौन, क्या, किसे, ठीक है, आप याद रखें। अब इनके अलावा ज़मीर इस्तिफ़हामिया पूछा है तो आपसे ज़मीर मौसूला पूछ सकते हैं, ज़मीर इशारी पूछ सकते हैं, ज़मीर तनकीर पूछ सकते हैं। और एक और होता है दोस्तों, एक होता है ज़मीर शख्सी। क्या होता है? ज़मीर शख्सी, ठीक है, यानी जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे तुम, हम, ठीक है, ये, यानी कि ज़मीर की 5 किस्में होती हैं, आपको पाँचों को पाँचों किस्में याद रखनी है। उसके बाद जो सवाल है बच्चों, सवाल क्या है? इस्माइल मेरठी की साल विलादत, यानी इस्माइल मेरठी की आपको क्या बतानी है? पैदाइश बतानी। क्या बतानी है बच्चों? पैदाइश। तो इस्माइल मेरठी की जो क्या है साल विलादत है वो 1844 है, और 1930 में इसकी बच्चों क्या हुई थी? वफ़ात। 1930 में इसकी क्या हुई थी? वफ़ात। और 1844 में ये पैदा हुए, और कहाँ पैदा हुए थे बच्चों? मेरठ में ये पैदा हुए, इसलिए क्या कहते हैं इसको? इस्माइल मेरठी कहते हैं। तो आप याद रखें, इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1844। और 1930 में इसकी क्या होती है बच्चों? वफ़ात हो सकती है, वफ़ात होती है। अब आपसे जैसे पैदाइश पूछा है तो अगले उस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? इसकी वफ़ात पूछ सकता है। इसी तरह अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 71, यानी नेक्स्ट सवाल, इनमें से मुतरादिफ मायने वाले अल्फाज बताइए। यानी जो ये आपको क्या है ऑप्शन में दे रखे हैं और ये लफ्ज़, इनमें से आपको वो जोड़ा छांटना है जो मुतरादिफ यानी क्या हो? पर्यायवाची। क्या हो दोस्तों? पर्यायवाची। आपको पता है आसमान, बादल, ये दोनों अलग अलग है। दर्द और जंगल, दूर और जंगल, ये भी दोनों अलग अलग वर्ड है। जुदाई और मिलना बिल्कुल अलग अलग है, मुतजाद है। सिर्फ हमें ढूंढना है पर्यायवाची। तो बहिश्त और जन्नत, बहिश्त और जन्नत दोनों क्या है? पर्यायवाची अल्फाज है। बहिश्त का मायना भी क्या होता है बच्चों? यानी दोस्तों क्या होता है? जन्नत होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अच्छे नावल की पहचान हकीकी ज़िंदगी की पेशकश है। यानी ये जो कथन दिया है, ये जो राय दी है, ये किसने दी है बच्चों? इसका आपको पता हो किसने दी है ये राय? डॉक्टर कमर रईस की। किसकी है बच्चों? डॉक्टर कमर रईस की। यानी इसका ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्या है? डॉक्टर कमर रईस। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रेमचंद की शादी हुई थी। देखो कितना गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी प्रेमचंद की जो शादी हुई थी वो किस सन में हुई थी? 16 बरस में, 15 बरस में, 17 बरस में, या फिर बच्चों 20 बरस में? तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? क्या है इसका सही जवाब? 15 बरस में। जो प्रेमचंद की शादी हुई थी वो कब हुई थी बच्चों? 15 वर्ष में, ठीक है। 15 साल की उम्र में इसकी क्या हुई थी? शादी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अमेरिका और यूरोप का सफ़रनामा लिखा है, यानी किसने लिखा है अमेरिका और यूरोप का सफ़रनामा? तो इसका सही जवाब है बच्चों सैयद एहतसाम हुसैन ने क्या लिखा है? अमेरिका और यूरोप का सफ़रनामा लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, हम खेल रहे हैं। क्या पूछा है? हम खेल रहे हैं, एक वाक्य जुमला दिया है, इसमें आपको क्या ढूंढना है? फेल। अब देखो इसमें मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। सबसे पहले हम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हम हो जाएगा इसमें फाइल, ठीक है। और खेल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? खेल। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? फेल। खेलना, ठीक है। खेल, रोना, सोना, ये सब क्या है? फेल हैं। अगर इसमें आ जाता खेल, कौन सा खेल? क्रिकेट वगैरह, तो ये क्या हो जाता बच्चों? मफूल। ये क्या हो जाता? मफूल, ठीक है। क्या हो जाता? मफूल। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो ये 3 चीज़ें हैं, फेल, फाइल और मफूल, ठीक है। अब फेल किसे कहते हैं? क्रिया को। फेल होता है क्रिया,
और फाइल कौन होता है? फाइल होता है बच्चों दोस्तों कर्ता, और मफूल क्या होता है? कर्म। अब आपको आराम से इसमें से आप इस जुमले में से, इस वाक्य में से छांट सकते हैं। कर्म इसमें दिया हुआ नहीं है, मफूल है नहीं, तो फेल हो जाएगा खेल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भक्ति काल से किसका ताल्लुक है? अब सबको पता है बच्चों भक्ति काल से किसका संबंध है, किसका ताल्लुक है? कबीरदास का। किसका है बच्चों? कबीरदास का। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या उर्दू अदब का पहला ड्रामा अंदर सबा किसके अहद से ताल्लुक़ रखता है? क्या बताना है आपको? जो उर्दू अदब का, अब ये भी याद रखें, जो उर्दू अदब का पहला ड्रामा है वो किसका है? ये भी आपको याद रखें किसका है भाई? तो दोस्तों कौन सा है पहला जो उर्दू का ड्रामा है? उसका नाम भी याद रखें आप, इंदर सबा। और आगा हसन ने इसको क्या है लिखा है? किसने? आगा हसन ने इसको लिखा है। और जो किसके ज़माने में लिखा गया था ये पूछा है, तो आप याद रखें वाजिद अली शाह। किसके ज़माने में लिखा गया था? वाजिद अली शाह के ज़माने में लिखा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो कौन सी सिन्फ है जो हिंदी से उर्दू में आई? जाहिर सी बात है कसीदा भी नहीं है, अरबी से आया, गज़ल अरबी से आया, मरसिया भी। उसके बाद गीत, ये गीत वाली जो सिन्फ है ये क्या है? हिंदी से उर्दू में आई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब। अगला पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? बच्चों सबको पता है प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। ये चीज़ बहुत नॉर्मली है, सबको पता है प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 80, जिस शहर में मशहूर वाक़या मकोला हदीस की तरफ, मैंने आपको पहले बताया कौन सी सिन्फ सुकन है जिसमें हदीस या फिर वाक़या दीनी एतबार से किसी भी बात की जाए, तो कौन सी सिन्फ होगी? सिनत तलमी। ठीक है, सिनत तलमी। तशबीह के बारे में आपको पता है दोस्तों, तशबीह यानी किसी एक चीज़ की मुशाबत किसी दूसरी चीज़ से दी जाए, यानी तुलना की जाए। ठीक है, उसको कहते हैं तशबीह। उसके बाद में है इस्तिआरा, यानी उसको खुद उसी चीज़ को मान लिया जाए। जैसे अली क्या है? शेर है। ठीक है, यानी शेर ही मान लिया जाए। या फिर आपसे कह दिया जाए कि जो खुर्शीद है वो किसकी तरह है, या फिर अजलान है जो चांद की तरह है, तो इसमें तशबीह आ जाएगा। ठीक है, और तलमी का मतलब यानी ऐसे किसी ऐसे शेर वाक़या जिसको क्या है मकौला हदीस की तरफ इशारा करता हो। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल, किस सिन्फ में सूत व नगमा का इम्तियाज़ नज़र आता है? सूत व नगमा का, जाहिर सी बात है किस में आता है दोस्तों? किस में आता है वो? गीत में। किस में आता है? गीत में। यानी नगमा गाना वगैरह किस में आते हैं? तो गीत में। इसका ऑप्शन है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अख्तर सीरानी पैदा हुए? आपको सबको पता है बच्चों अख्तर सीरानी कब पैदा हुए थे? टोंक में हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? टोंक में। और वो भी कहाँ है? टोंक कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। टोंक कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, टोंक राजस्थान। और 4 मई ये 1800 कब पैदा हुए? 4 मई को ये पैदा हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नज़ीर का सन वफ़ात, यानी जो नज़ीर अकबर आबादी है उसकी वफ़ात यानी उसकी क्या है डेथ कब हुई थी? तो आपको पता है दोस्तों उसकी 1740 में ये क्या है पैदा होते हैं, क्या दिल्ली। ठीक है, 1740 दिल्ली में पैदा होते हैं और 1830 आगरा में इसकी क्या होती है दोस्तों? वफ़ात। कहाँ होती है? वफ़ात 1830। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, किस्सा या असल मौजू किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी हैं? किस्सा या असल मौजू किस अज्जाए के सिन्फ है? क्या अज्जाए के तरकीबी हैं? तो आपको पता है दोस्तों किसके हैं ये? नाविल के। किसके हैं? नाविल के। अभी इसमें दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इसमें नावल भी है और अफसाना भी दोनों है, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें इस क्वेश्चन पे क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुर्दामन होना, ठीक है, मुर्दामन होना मुहावरे का मायना, सिर्फ आपको क्या बताना है? इसके मुहावरे का मायना बताना यानी अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों बहुत खफा होना यानी गमजुदा होना। ठीक है, बहुत खफा होना, नाराज़ होना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अख्तर शीरानी की पैदाइश, अभी ये क्वेश्चन आया था अख्तर शीरानी कहाँ पैदा हुए, अब ये पूछ लिया डायरेक्ट आपसे कब और कहाँ पैदा हुए। तो दोस्तों ये 4 मई 1905 ईस्वी टोंक राजस्थान में पैदा हुए थे। कौन? अख्तर शीरानी। और ऐन जवानी में 1948 में इसकी क्या हो जाती है? वफ़ात हो जाती है। ठीक है, और ये राजस्थान के वे एक मशहूर क्या हैं? शायर हैं अख्तर शीरानी। 4 मई 1905 टोंक में पैदा होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंगारे के अफसाने निगारों के नाम बताइए। अंगारे के अफसाना निगार यानी जो अफसाना क्या है? अंगारे जो अफसाना है इसके लिखने वाले कौन थे? क्योंकि ये आपको पता है तरक्की पसंद तहरीक जो उसमें ये लिखा गया था। ठीक है, तो इसके जो अफसाना निगार है वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी, ठीक है, कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद, हयातुल्लाह अंसारी और ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, तो ये इसके क्या है? अंगारे के अफसाना है जो इसके लिखने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तन्हा बोलने या लिखने में जिसके कोई मायने नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है, आपको ये पढ़ा भी है आपने। सबसे पहले जो हर्फ होते हैं, हर्फ ये क्या है, जो इनको अलग से बोलते हैं, ठीक है, लिखते हैं, इनके कोई भी मायने नहीं होते। जैसे पर, तक, ये क्या है, हर्फ है, पर, तक, ठीक है, जब, तभी, भी, ये सब क्या है दोस्तों, ये हर्फ हैं, इनके कोई मायने नहीं होते, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हर्फ। कलमा का तो आपको पता है, इनका कोई ना कोई मायना होता है। इसम का भी क्या है, कोई ना कोई मायना होता है, और ज़मीर का भी कोई ना कोई मायना होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नाजू की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी। मैं बच्चों बता दूं आपको, ये गज़ल है, और गज़ल भी किसकी है ये भी आप याद रखें, मीर तकी मीर की। किसकी है बच्चों, मीर तकी मीर की, ठीक है दोस्तों। यानी हस्ती अपनी हबाब की है, हबाब की सी, ये नुमाइश शराब की सी। आपको पूरी गज़ल याद नहीं, सिर्फ इसमें से आपसे ये पूछा है, ये शेर देकर ही नाजू की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी। इस शेर में मुशब्बा क्या है, इस शेर में मुशब्बा क्या है? तो बच्चों दोस्तों इस शेर में मुशब्बा कौन सा है, लब। क्योंकि किस चीज़ की तस्बीह दी जा रही है, लब की, यानी होठ की। और जिस चीज़ से दी जा रही है, किस चीज़ से, गुलाब की पंखुड़ी से दी जा रही है, तो वो हो जाएगा मुशब्बा बा। क्या हो जाएगा, मुशब्बा बा, ठीक है। जिस चीज़ से दी जा रही है, लब की तो क्या दी जा रही है, तुलना की जा रही है, और जिससे की जा रही है वो मुशब्बा बा, यानी पंखुड़ी एक गुलाब की सी हो जाएगा मुशब्बा बा, और लब हो जाएगा इसमें मुशब्बा, ठीक है। तो ये किस में से लिया, जो सिनत तस्बीह है उसके जो अरकान है 5, उनमें से आपसे पूछा गया है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। नज़म के लघवी मायने क्या है? देखो मैंने आपसे बताया था, लड़ी में मोती पुरोना, तरतीब, या फिर एक और लफ्ज़ मायना है इसके, आराइश, ठीक है। तरतीब, आराइश, या लड़ी में मोती पुरोना। तो कौन सा दे दिया उसमें से, आपको एक दे दिया तरतीब, तो ये इसका क्या है, नज़म का लफ्ज़ी मायना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। नूरजहाँ का मज़ार नज़म किसने लिखी है? कौन सी नज़म है बच्चों, नूरजहाँ का मज़ार नज़म किसने लिखी है? तो दोस्तों ये नज़म है जो नूरजहाँ का मज़ार, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके तिलोक चंद महरूम ने। किसने लिखी है? तिलोक चंद महरूम ने। ए ऑप्शन इसका क्या है, सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हिंदी ज़बान में उर्दू अदब की तारीख़ लिखी है, यानी हिंदी ज़बान में उर्दू अदब की तारीख़ किसने लिखी है हिंदी भाषा में? तो वो लिखी है दोस्तों सैयद एहतसाम हुसैन ने। किसने लिखी है? सैयद एहतसाम हुसैन ने। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू नावल के इब्तिदाई नमूने किसके यहाँ मिलते हैं? तो उस आपको पता है, जो सबसे पहला उर्दू नावल निगार है वो कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो किसके यहाँ मिलेंगे दोस्तों? डिप्टी नज़ीर अहमद के। आपसे इस सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? तो भी आप याद रखें, डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसकी रिवायत में लोक रस और मौसीकी की बड़ी अहमियत है। किसकी रिवायत में दोस्तों? वो है आपकी ये सिनफ सुकन किसके लिए कहा गया है? गीत के लिए। जाहिर सी बात है, मौसीकी किस में आती है? गायक की, तो गीत में ही आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीत। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कबीर का ताल्लुक किस सिनफ सुकन से है? तो आपको पता है कबीर ने क्या लिखे हैं? दोहा, है ना। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपको पता होगा कबीर ने क्या लिखे हैं आपकी उर्दू में, उसके हैं दोहे मशहूर हैं, ठीक है। दोहा किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? दो मिसरे हो, ठीक है। क्या हो? दो मिसरे हो। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नावल के मायने क्या है? तो नावल, ये आप याद रखें, नावल जो लफ्ज़ है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है इतालवी ज़बान का। किसका है दोस्तों? इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है नावल। और नावल के मायने है नया। नावल के मायने क्या है? नया। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन सही जवाब, नया के। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सरापा और बीन किस सिनफ के अज्जाए तरकीबी हैं? तो आपको सबको पता है दोस्तों, किसके हैं? मरसिया के। किसके हैं? मरसिया के, ठीक है। मैं आपको और बता दूँ इसके, तो दोस्तों आप और भी याद रखें, मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो टोटल कितने? 8 हैं, जिनमें पहला है आपका चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है, रज़्म है, बज़म है, ठीक है। और लास्ट का आपका कौन सा है? बेन, ठीक है, बेन। दुआ और बैन, लास्ट में आपका है बैन, ठीक है। ये किसके हैं? मरसिया के अज्जाए तरकीबी। आपको है सराफा, ठीक है, चेहरा, सराफा, ये सारे किसके हैं? मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं, यानी जिनसे मरसिया लिखा जाता है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। मक्ता किस शेर को कहते हैं? जाहिर सी बात है, मक्ता होता है दोस्तों गज़ल का आखिरी शेर, ठीक है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहा जाता है? मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, शायराना नाम इस्तेमाल करता है। अब इससे मुतालिक एक होता है मतला। मतला क्या होता है दोस्तों? मतला होता है गज़ल का पहला शेर। मतलब क्या होता है दोस्तों? गज़ल का पहला शेर।
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। और उसके बाद रदीफ है, काफिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, गज़ल के अज्जाए तरकीबी हैं, ठीक है। और एक है तखल्लुस बहर, ये सारी चीज़ किसी है, गज़ल से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की, मीर बाक़ुर अली का सन वफ़ात। मीर बाक़ुर अली का सन वफ़ात क्या है, तो आपको पता होगा दोस्तों 1850, ठीक है, 1850 ईस्वी में ये क्या है, पैदा हुए। कहाँ, मीर बाक़ुर अली दहलवी, ठीक है, कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में। अगले सवाल की ओर चलते हैं, शाद अजीम आबादी का नाम है, यानी आपको असल नाम बताना है शाद अजीम आबादी का। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या है, तो दोस्तों खलील शाद अजीम आबादी का जो असल नाम है वो क्या है, सैयद अली मोहम्मद, क्या है, सैयद अली मोहम्मद, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो वली मोहम्मद किसका असल नाम है, ये आपको पता होगा नज़ीर अकबर आबादी का, ठीक है, कौन का, नज़ीर अकबर, ठीक है, अकबर आबादी का जो असल नाम है या फिर दूसरा नाम क्या है, वली मोहम्मद। आप ये याद रखें, अली मोहम्मद कौन हो गया, शाद अजीम आबादी, और वली मोहम्मद कौन होगा, नज़ीर अकबर आबादी। तो इसका सही जवाब होगा जो डी, इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं, मसनवी सिनफ़े सुखन है, यानी किस तरह की जो मसनवी किस तरह की उसमें आती है, बज़मी आती है, हिकाया आती है, रज़मी आती है, बयानिया। बज़मिया यानी प्यार मोहब्बत, रज़मी यानी जंग, हिकाया यानी हिकायत, या बयानिया। तो दोस्तों ये किस में आती है, जो मसनवी है ये बयानिया में, बयानिया की शक्ल में आती है, ठीक है, बयानिया की प्रकृति में आती है। उसके बाद अगले सवाल की ओर करते हैं, फ़न उरूज़ के उस्ताद, नजूम के माहिर, तसव्वुफ़ से वाकिफ़ और बहुत बड़े फ़लसफ़ी शायर। तो दोस्तों फ़लसफ़ी शायर कौन है, मीर तकी मीर, कौन है, मीर तकी मीर, ठीक है। और अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले कौन फ़लसफ़ी शायर कौन है, फ़लसफ़ी, ठीक है, अगर डायरेक्ट यही पूछ ले फ़लसफ़ी शायर कौन है, तो अल्लामा इकबाल को भी फ़लसफ़ी शायर कहते हैं। किसको, अल्लामा इकबाल को भी फ़लसफ़ी शायर कहते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, नज़म मुफलिसी आपको पता है किसकी है, मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी की, क्योंकि इसको और क्या कहते हैं आप, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहते हैं, क्योंकि इसने मुफलिसी, गरीबी, बंजारा, रोटीनामा, इन सब के ऊपर क्या लिखी है, नज़में लिखी हैं, ठीक है। तो इसलिए नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर भी कहते हैं। तो इसने जो नज़म लिखी है मुफलिसी, किस हैयत यानी किस फॉर्म में लिखी गई है, ये लिखी गई है मुसम्मन में, मुसद्दस में, मुसल्लस में, या मुखम्मस में। अब मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्म होती हैं ये किस बिना पर होती हैं, मुसम्मन, ठीक है, मुसम्मन, मुरब्बा, ठीक है, मुसद्दस, यानी ये किस में होते हैं, किसकी, नज़म की, यानी जिस नज़म में क्या हो। मुसद्दस में आपको बताऊं सबसे पहले, जिस नज़म में 6 बंद हो, यानी 6 बंदों पे जो नज़म लिखी जाती है, 6 बंदों के मिसरों में 6 मिसरे हो, जिसमें 6 बंद हो, या 6 मिसरों वाली जो क्या होती है, नज़म होती है, उसको कैसे, मुसद्दस। और मुसल्लस जो 4 उस पर बंदों पर हो, ठीक है। इसी तरह मुखम्मस जो 5 बंदों पर, ठीक है, यानी 5 मिसरों पर, या जिसमें 5 बंद हो, ठीक है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो नज़म की हैयत होती है, जो जिस फॉर्म में लिखी जाती है, वो 3 से लेकर 10 तक की जो क्या होते हैं, मिसरे होते हैं, उनमें लिखी जाती है। और इनके अलग अलग नाम हैं, जिसमें मुखम्मस है 5, मुसद्दस है 6, और मुसल्लस शायद ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मैं अब अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको सब चीज़ों को क्लियर बताएंगे। अब तो आप याद रखें, जो मुफलिसी लिखी गई है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, मुखम्मस, यानी जिसमें नज़म में 5 मिसरे हो, ठीक है, 5 मिसरों वाली नज़म, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मुखम्मस। तो इसका सही जवाब है डी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 3 या 3 से ज़ायद यकसा अल्फाज के दरमियान कौन सी अलामत लगाई जाती है। तो आपको सबको पता है दोस्तों कौन सी लगाई जाती है, सख्ता। मैं आपको एक एक करके बता दूं, वक्फ़ा, सख्ता से ज़्यादा ठहरना हो तो वक्फ़ा लगाते हैं। खत्मा जब लगाते हैं दोस्तों, जब कोई जुमला हमारा कंप्लीट हो जाता है। राब्ता, किसी की कही हुई कथन के बाद में क्या लगाते हैं, राब्ता लगाते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, यादगार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है। तो आपको पता होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। हाली ने क्या लिखा है, यादगार गालिब के नाम से क्या लिखी है, सवानी हयात लिखी है, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं, गज़ल के लगवीम का मायने क्या है, मैंने आपको बताया था। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजिंग है, शायद ये क्वेश्चन डिलीट भी हुआ है, क्योंकि औरतें से बात करना ये भी गज़ल के मायने है, और हुस्न व जमाल की बातें करना ये भी क्या है, गज़ल के मायने, इसलिए शायद ये क्वेश्चन डिलीट हुआ हो, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल, पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां सिमेटना भी था, ये किसका कथन है, ये कौल किसका है। तो आपको पता है ये कौल किसका था, डिप्टी नज़ीर अहमद का। किसका था दोस्तों, डिप्टी नज़ीर अहमद का। इस बात से हमें ये भी सीख मिलती है कि ये इतने बड़े शायर, इतने बड़े ड्रामा निगार, जो क्या करते थे, पढ़ने के साथ साथ क्या करते, रोटियाँ समेटते थे, रोटियों का बीनने का काम करते थे। यानी जाहिर सी बात है, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानियाँ गुजरी हैं, जिनका उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए अपने मकसद को हासिल किया है। तो हर इंसान के साथ ये परेशानियाँ मुश्किलें आती हैं,
हैं, तो आपको तो सिर्फ उन मुश्किलों को सामना करते हुए, उन परेशानियों को सामना करते हुए अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचना है। यानी आपको लगातार हर हालात में क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो यही हमारे कामयाबी का एक रास्ता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर तसनीफ़ का नाम क्या है? तो आपको पता है दोस्तों कौन सी है? बागो बहार। ठीक है, जो किसने लिखी है? मीर अमन ने। बागो बहार किसने लिखी है? मीर अमन ने। ठीक है, ये आप याद रखें, बागो बहार मीर अमन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू गज़ल को हसीन ताजमहल कहा है? दोस्तों किसने कहा है उर्दू गज़ल को हसीन ताजमहल? तो आपको पता होगा ये कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। किसने कहा है दोस्तों? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। और ये कथन और कहा था इसने कि उर्दू गज़ल की गर्दन को क्या है, बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। तो ये भी किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आगे। तहरीर में बाहमी गुफ्तगू और मुकालमे का अंदाज़ मिलता है, किस में मिलता है दोस्तों? वो मिलता है आपके खतूत में। किस तहरीर में बाहमी यानी आपसे गुफ्तगू और मुकालमे यानी बातचीत का अंदाज़ मिलता है? जाहिर सी बात है, ख़त को आदि मुलाकात भी कहा जाता है। और ख़त के लिए सबसे ज़्यादा जो मशहूर शायर है वो कौन है? मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, ख़त की शुरुआत करने वाले कौन है? मिर्ज़ा गालिब। अगले और चलते हैं सवाल की ओर। ख़त्मा का इस्तेमाल किया जाता है। देखो अभी हमने पढ़े थे ख़त्मा, वक्फ़ा सब, तो ख़त्मे का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है दोस्तों? जुमले के ख़त्म होने पर ख़त्मे का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं हम फुल स्टॉप। क्या कहते हैं दोस्तों? फुल स्टॉप कहते हैं ख़त्मा को। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। मसनवी क्या कह रहे हैं? मसनवी के लिए कितने औज़ान मुकर्रर हैं? तो आपको पता है मसनवी के लिए 7 औज़ान मुकर्रर हैं। कितने हैं दोस्तों? 7 औज़ान मुकर्रर हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मरसिया की क्या कह रहे हैं? मरसिया की किस्में हैं? तो आपको पता है दोस्तों मरसिया की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों मरसिया की 2 किस्में होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है आपकी शख्सी मरसिया, एक होती है आपकी शख्सी मरसिया, और दूसरा है जो आपका वो कौन सा है? वो है करबलाई मरसिया। कौन सा है? करबलाई मरसिया। ठीक है, करबलाई मरसिया। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मरसिया की कितनी किस्में होती है? मरसिया की 2 किस्में होती है। एक तो आपका करबलाई मरसिया। कौन सा है? करबलाई मरसिया। ठीक है, और एक होता है आपका शख्सी मरसिया। कौन सा होता है? शख्सी मरसिया। करबलाई मरसिया में जो शोहदाए करबला की जो बातें की गई हैं या उनकी क्या है तौसीफ़ या खूबी बयान की गई हैं या उनके ऊपर जो मरसिया लिखे गए हैं वो आते हैं आपके करबलाई मरसिया में। और दूसरा है आपका शख्सी मरसिया। शख्सी मरसिया में कौन से आते हैं? जो कुछ बुजुर्गान दीन या अल्लाह का जो बंदे हैं, ख़ास बंदे या बुजुर्गान दीन है, उनके ऊपर जो क्या लिखा गया मरसिया लिखा गया वो आता है आपका शख्सी मरसिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। अगले सवाल को चलते हैं। सवाल मंदरजा झेल साब के अल्फाज हैं, यानी आपको साब के कहते हैं दोस्तों, साब के कहते हैं उपसर्ग। साब के किसको कहते हैं? उपसर्ग। यानी उपसर्ग वाले अल्फाज आपको इसमें से छांटने हैं, जैसे अन, जी, बा, बे। तो ये सारे लफ्ज़ हैं जो कौन से ये उपसर्ग हैं? साब के हैं। जैसे अनजान, ठीक है, अनजान ये हो गया। जी, ठीक है, बा जैसे बा अदब, ठीक है, और बेवकूफ़, ये सारे लफ्ज़ क्या हैं? आपके अल्फाज साब के हैं यानी उपसर्ग के। इस तरह आपके क्या होते हैं? लाही के होते हैं। क्या होते हैं? लाही के होते हैं। ठीक है, और उनको बोलते हैं आप प्रत्यय। लाही को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है, इस तरह आप याद रखें। साबिक और लाहिक में से ये सवाल आया है। उसके बाद हम बात करते हैं उन्वान, तसलसल और रब्त अज्जाएँ हैं। उन्वान, तसलसल और रब्त अज्जाएँ हैं किसका है? इस नज़म के। किसके हैं दोस्तों? नज़म के। क्योंकि नज़म में क्या पाया जाएगा? नज़म का एक उन्वान होगा, उसमें तसलसल होगा, और रब्त यानी उसमें क्या होगा? जोड़ होगा। रब्त के मायने उसमें क्या होगा? ताल्लुक़ होगा, एक जोड़ होगा। तो सही जवाब क्या है इसका? नज़म। ठीक है, अगला है ख़त लिखने वाले को कहा जाता है, आप ये याद रखें, ख़त लिखने वालों को कहा जाता है कातिब। ठीक है, खत लिखना क्या है? कातिब। एक होता है मकतूब अलैह, एक होता है आपका मकतूब अलैह। क्या होता है? मकतूब इलैह। ठीक है, मकतूब इलैह यानी जिसको ख़त लिखा जा रहा है वो तो होता है मकतूब इलैह, और जो ख़त लिख रहा है वो होता है कातिब। और ख़त की जमा ये भी आप याद रखें, ख़त की जमा होती है खतूत। ख़त की जमा क्या होती है? खतूत। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ख़त की जमा क्या होती है? खतूत। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, इसका सही जवाब है यानी कातिब। ख़त लिखने वाले को क्या कहते हैं? कातिब। अगले सवाल की ओर चलते हैं। लफ्ज़ नेक का मुतज़ाद होगा, जाहिर सी बात है नेक का होगा बद। ठीक है, नेक का क्या हो जाएगा? बद। नेक यानी अच्छा, बद माने बुरा। अगर आ जाता लफ्ज़ नेकी तो नेकी का क्या हो जाता दोस्तों? नेकी का हो जाता बदी। नेकी का क्या हो जाता? बदी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? नाविल चौगाने हस्ती हिंदी में से किस नाम से शाये हुआ है? तो किस नाम से हुआ है? रणभूमि से। किससे हुआ है दोस्तों? रणभूमि से। सी इसका सही जवाब। सी इसका क्या है? सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मकतूब इले कहते हैं, देखो मैंने अभी बताया था आपको
तो जैसा कि हमने बताया था, मकतूब इले किसे कहते हैं, जिसको खत लिखा जा रहा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मकतूब इले। और जो खत लिखने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, कातिब। और जिसको खत लिखा जाता है उसको कहते हैं मकतूब इले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 120 है अपना, अबरू मजदा, ठीक है, मसरा सॉरी, ने नगा, यार ने यारो, बे रुतबा क्या आते हैं। यानी एक ये शेर है, इस शेर में आपको बताना है कौन सी सिन्फ है, कौन सी सिन्फ है। या तजाइल आरफाना है, लफ़ नशर है, सिनत तस्नीक सिफ़ात है, या सिनत सियाकुल एदाद है। तो इसमें दोस्तों जो सिनत है वो होगी लफ़ व नसर, यानी पहले क्या है, लफ्ज़ों को बिखेरना, फिर उसके बाद इकट्ठा करना, एक जगह करना। अगले सवाल को चलते हैं, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो जाहिर सी बात है, मसनवी किसका ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों, अरबी ज़बान का लफ्ज़। किससे बना है, रसा से। किससे बना है, रसा से, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, लफ्ज़ आसमान के मुतरादिफ अल्फाज कौन कौन से। जो लफ्ज़ आसमान है उसके क्या बताने आपको दोस्तों, पर्यायवाची शब्द। क्या बताने, पर्यायवाची शब्द। तो गर्दो, सपहर, चरक और फलक, ये क्या है, आसमान के क्या है, मुतरादिफ अल्फाज हैं। अगले सवाल को चलते हैं, दोहा में मिसरे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोहा किसने लिखे हैं, हमारे इस सबक में कबीरदास के दोहे लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद दोहे में कितने मिसरे होते हैं, 2, ठीक है। बनाए किससे, दोहा, ठीक है, जिसमें 2 क्या हो, मिसरे हो। आप याद रखें 2, यानी पहले लफ्ज़ है दोहा, तो 2 मिसरे वाली जो नज़म होती है इसको क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। अगली ओर चलते हैं, अफसाने के अज्जाए की तादाद होती है। तो दोस्तों अफसाने के अज्जाए तादाद कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7। आप याद रखें कितनी होती है, 7। अगले सवाल को चलते हैं, अख्तर शीरानी का शुमार होता है। तो आपको पता है अख्तर शीरानी किस नाम से जाने जाते हैं, रूमानी शायर की हैसियत से। किससे जाने जाते हैं, रूमानी शायर की हैसियत से। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, ये आपके क्या है, शिक्षण विधियाँ हैं जो, ठीक है, उनके उसके मुतालिक जो आपके सवाल हैं तदरीस के मुतालिक। तो इसमें पहला सवाल है, अगले सवाल ये आपके तदरीस से मुतालिक है, यानी शिक्षण विधियों से। क्या करें, तलबा के तलफ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। तो आपको सबको पता है दोस्तों क्या है, सबक की बुलंदख्वानी करना। यानी जब आप आवाज़ से आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को उसका तलफ़ुज़ समझ में आएगा और वो भी तलफ़ुज़ सही करेंगे, उसका उच्चारण सही करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, कौन सा तरीका उर्दू के लिए मौजू नहीं है, अंग्रेज़ी के लिए है। तो आपको पता है दोस्तों कौन सा है वो, एराब। कौन सा है, एराब इसका सही जवाब है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, तलबा का तलफ़ुज़ किस तरह बेहतर होगा। आपको भी पहले सवाल में भी ये आया था कि सबक की बुलंद ख्वानी से। किससे होगा दोस्तों, सबक की बुलंद ख्वानी से, यानी सबक को आवाज़ से पढ़ने से। अगले सवाल की बात करते हैं, तहकीकी तरीक़ा तदरीस के इब्तिदाई नकूस किसके यहाँ मिलते हैं। तो किसके यहाँ मिलते हैं दोस्तों, किसके मिलते हैं, रूसों के यहाँ। किसके दोस्तों, अरस्तू के यहाँ मिलते हैं। किसके, इसका सही जवाब होगा डी, ठीक है, अरस्तू के यहाँ। अगला सवाल है दोस्तों, खामोश मुताला के क्या फ़ायदे हैं। खामोश मुताला कहते हैं मन मन में पढ़ना, ठीक है। खामोश मुताला क्या क्या फ़ायदे, थकान ना होना, बिल्कुल सही बात है। सुकून व इत्मीनान से पढ़ते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है, सब कुछ। पढ़ने की रफ्तार में इजाफा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके अंदर होती है, यानी सब कुछ, यानी सब सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जुज़ से कुल की तरफ जाने से मुराद है हुरूफ शनासी, लफ्ज़ साजी, फिर जुमले बनाना। बिल्कुल सही बात है। जुज़ से कुल, जुज़ कहते हैं अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है, अंश से पूर्ण की ओर। तो हुरूफ शनासी, लफ्ज़ साजी पर जुमले बनाना, ये इसका क्या होगा दोस्तों, इसमें है। लेकिन इसमें जो सही जवाब माना है कम से ज़्यादा की तरफ, ठीक है। क्या माना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना, यानी जुज़ से कुल यानी पूर्ण से अंश, तो कम से ज़्यादा की तरफ जाना, इसका डी इसका सही जवाब माना गया है। अगले सवाल को चले, मुरक्कब हरूफ किसे कहते हैं। मुरक्कब हरूफ कहते हैं दो लफ्ज़ों की तकरार, यानी दो लफ्ज़ों का मिलना ही क्या है, मुरक्कब हरूफ कहलाता है। ऐसे ही मुफरद यानी अलग अलग हरूफों को क्या कहते हैं दोस्तों, मुफरद हरूफ कहते हैं। तदरीस नज़म के लिए मुयस्सर है। तदरीस नज़म के लिए क्या मुयस्सर है, उस्ताद की बामायना बुलंद ख्वानी, यानी उस्ताद का आवाज़ के ज़रिए, आवाज़ के साथ पढ़ना ही क्या है, मुयस्सर है, ठीक है, असरदार है, प्रभावित है। उसके बाद 1920 में किस तदरीस प्लान का तजर्बा सामने आया। तो दोस्तों किसका आया था 1920 में, डाल्टन का। किसका आया था, डाल्टन का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, कौन से तरीके में लफ्ज़ को बार बार पढ़ने की आदत डाली जाती है। तो आपको पता है लफ्ज़ आ रहा है तो लफ्ज़ की बार बार आदत किस में डलेगी दोस्तों, लफ्ज़वारी तरीके में, ठीक है। और एक होता है लफ्ज़वारी तरीका, एक होता है जुमलावारी तरीका, ठीक है, एक होता है किस्सावारी तरीका। तो इसमें तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, लफ्ज़वारी तरीका। तो ये था दोस्तों हमारा जो रीट एग्ज़ाम, जो मेन रीट एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पेपर है ओल्ड पेपर, उसका हमने क्या कराया दोस्तों, सोल्यूशन। क्योंकि आपके आने वाली मेन एग्ज़ाम जो रीट का मेन एग्ज़ाम होगा उसमें उर्दू वाले जो बच्चे हैं, उर्दू विषय वाले, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी कि किस तरह आपके सवाल आए। इसके साथ साथ हमने बताया था आपको शुरू में ही कि हम इसमें क्या कराने वाले हैं, आपको उर्दू का जो सिलेबस है उसको भी हम आपके लिए बताने वाले हैं।
तो ये है दोस्तों हमारा जो उर्दू का सिलेबस, जो रीट मेन के बच्चे हैं, जो रीट मेन की तैयारी कर रहे हैं किससे, उर्दू सब्जेक्ट से, उनके लिए ये उर्दू सब्जेक्ट का जो उर्दू का जो सिलेबस है वो ये है। आप पढ़ लेना आराम से। उर्दू अदब की तारीख से मुतालिक सवालात, जदीद और कदीम यानी नए और पुराने। उर्दू अदब की शेरी असनाफ की तारीफ, जैसे गज़ल, नज़म है, मरशिया, मसनवी है, और क्या है दोस्तों रुबाई, गीत, ये सारी इनमें से आपने देखा भी है, इनमें से हर उसमें से एक टॉपिक में से सवाल आया हुआ है। उसके बाद है उर्दू अदब की नसरी असनाफ, जैसे कहानी, इंशाइया, ड्रामा, ठीक है, मुकालमा, अफसाना, नाविल, ये मजमून नवेसी, खतूत निगारी, इन सब में से एक एक सवाल आपके आए हैं। तो ये आपके ये सारे टॉपिक आपको क्या है पढ़ने हैं। मुसन्निफ़ की सवाने हयात और तर्ज़ तहरीर, यानी जो मुसन्निफ़ है, जो राइटर हैं, उनकी सवाने हयात में जैसे कौन कौन से मुसन्निफ़ है, मीर बाक़ुर अली, मुंशी प्रेमचंद, ख्वाजा हसन निज़ामी, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, कन्हैयालाल कपूर, सैयद एहसान हुसैन, ये सारे क्या है मुसन्निफ़ हैं, इनकी क्या है सवानी हयात और जो इन्होंने जो लिखा है उनके बारे में क्या है सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों शेर या सवानी हयात में जो शोरा हैं, जो क्या है शायर है, उनकी सवानी हयात जैसे कौन कौन से हैं, तिलोकचंद महरूम, अख्तर शीनारी, सूरज नायर मेहर, इस्माइल मेठी, नज़ीर अकबर आबादी, मीर तकमीर, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, साहिर लुधियानी। ये आपके देखो जो शायर है उनकी सवाने हयात और उनकी तर्ज़ तहरीर, और आपके जो मुसन्निफ़ है उनकी क्या है दोस्तों सवाने हयात और उनकी तर्ज़ तहरीर। उससे आगे चलते हैं उर्दू में आपके कवायद वाले कौन कौन से टॉपिक है, हुरूफ और हुर्फ़ अक़साम, यानी हुरूफ और उनकी अक़साम यानी प्रकार। उसके बाद क्या है दोस्तों इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, रमूज़ औक़ाफ़, ठीक है, और अक़साम सनाया, बदाया, इनमें बयान, तशबीह, इस्तिआरा, मुहावरा, कहावत, वाहिद, जमा, ये सारे टॉपिक ठीक है आपके ग्रामर के हैं। मुतज़ाद, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतरादिफ यानी पर्यायवाची, साबके और लाही के उपसर्ग और प्रत्यय। ये दोस्तों जो उर्दू की ये कवायद है हम आपको बता दें, ये हमारी 10th क्लास की बुक है, सॉरी 10th क्लास के नाम से, उर्दू ग्रामर के नाम से हमने क्या है एक वीडियो डाल रखी है, उसमें ये काफ़ी सारे टॉपिक इनमें से आपको मिल जाएंगे। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उन क्लास को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो अपने शिक्षण विधि से मुतालिक जो अपना सिलेबस है वो कौन कौन सा है। तो दोस्तों वो तो था आपका ये है शिक्षण विधि से मुतालिक, वो तो आपके जो सबक वगैरह हैं उनसे शायर और मुसन्निफ़ हैं वो आपके 50 नंबर का है, यानी 50 क्वेश्चन है 100 नंबर का, यानी 50 क्वेश्चन उनमें से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके तदरीस में से आएंगे। टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे उर्दू के 70 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा। ये आपके तदरीस से मुतालिक है। तदरीसी तरीका का है जैसे बयान तरीका है, ठीक है, तफवीज़ का तरीका है, और उर्दू तदरीस के लिए मनसूबाबंदी है, मसले का तरीका है, इस्तिक़राजी और इस्तिक़रारी तरीका है, तहकीक के तरीका, ये सारे क्या है उर्दू तदरीस के यानी उर्दू पढ़ाने के तरीके, ये सारे आपको याद करने हैं यानी पढ़ने हैं। उसके बाद बात करें तदरीसी ज़बान की मुश्किलात, जदीद तदरीसी तरीके, मारूज़ी और मुसलसल जात, अंदाज़ा कदर, ये सारे क्या है आपके शिक्षण विधियों से मुतालिक सवालात हैं। और आगे बात करते उर्दू इमला यानी लफ्ज़, सही लफ्ज़ लिखना। उसके बाद रस्मुल ख़त जो लिपि है, उर्दू ज़बान की तदरीस और लिसानियात, मुसव्वतें और मुसम्मतें, ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या हैं आपके शिक्षण विधि से मुतालिक ये आपका पूरा सिलेबस है। तो दोस्तों ये था आज हमारा जो रीट मेन है उसमें उर्दू पेपर जो हुआ था उसका सॉल्यूशन था, और उसके साथ साथ हमने आपको बताया अपना उर्दू का सिलेबस भी। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी हो गलती हो तो आप कमेंट में इसको ज़रूर बताएं, अगर आपकी तरफ से कोई एडवाइस हो तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू।